नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले की थाना कोतवाली पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय शातिर लुटेरे शिवम यादव को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 2 थानों की 4 लूट की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से लूट के सामान की बिक्री से प्राप्त 5,700 रुपए, एक मोबाइल, अवैध असलहा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि 19 सितंबर को कोठरा मुसहर बस्ती के पास हुई लूट की घटना के अनावरण के लिए कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। बाग लखराव गांव से तमसा नदी के बीच रात करीब 1 बजे हुई मुठभेड़ में शातिर अपराधी शिवम यादव उम्र 20 वर्ष, निवासी सनिचरा, थाना बढ़लगंज, जिला गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक मिस फायर जिंदा कारतूस, 5,700 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। पूछताछ में शिवम यादव ने 4 लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। इनमें 6 सितंबर 2025 को कोठरा मुसहर बस्ती में विशाल यादव और उनकी भाभी पूनम यादव से चेन और बाली लूटने, 23 जुलाई 2025 को बलिया के उभाव थाना क्षेत्र में एक महिला का बैग, मोबाइल सहित छीनने, 16 सितंबर 2025 को उभाव में एक महिला से चेन छीनने और उसी दिन मोटरसाइकिल सवार दंपति से अंगूठी व चेन लूटने की घटनाएं शामिल हैं। इनमें से एक घटना में महिला के विरोध पर अभियुक्त ने फायरिंग भी की थी। लूटे गए आभूषणों को बेचकर प्राप्त राशि में से 5,700 रुपए बरामद किए गए। शिवम यादव का आपराधिक इतिहास लंबा है। उसके खिलाफ आजमगढ़, बलिया, देवरिया और गोरखपुर के विभिन्न थानों में लूट, मारपीट, धमकी और SC सेंट एक्ट के तहत 9 मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को अन्य अपराधों के खुलासे की भी उम्मीद है। कोतवाली नगर में 6/9/2025 को झपट्टा मारकर सोने की चैन और कान की बाली छीनने की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, CCTV फुटेज व अन्य साक्ष्य से इस घटना में शिवम यादव व इसके एक अन्य साथी का नाम प्रकाश में आया था। आज यह सूचना प्राप्त हुई कि शिवम यादव अपने साथी के साथ पुनः घटना कारित करने के लिए प्रयासरत है। इस सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस और इन अभियुक्तों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त शिवम यादव के बाएं पैर में गोली लगी। इसका एक अन्य साथी मौके से भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। अभियुक्त शिवम यादव द्वारा पूछताछ में बलिया के थाना उभाम में 3 अन्य घटनाओं को कारित किया जाना स्वीकार किया गया है। यह एक अंतर जनपदीय अपराधी है और इसके खिलाफ विभिन्न थानों में लगभग 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे मौके पर मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त थी वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा एक मिस फायर किया हुआ कारतूस बरामद हुआ है। घटना में जो सोने के जेवरात इसे प्राप्त हुए थे उनको बेचकर इसने जो पैसा प्राप्त किया था उसमें लगभग 5700 रुपये इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा इस मुकदमे में इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। आजमगढ़ जनपद में एक अजगर द्वारा बकरी के निगलने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो गुरुवार शाम लगभग 6 बजे से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होना शुरू हो गया है। अजगर का वीडियो वायरल होते ही जनपद में कौतूहल का विषय बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यह वीडियो महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के सरदहा का है।
गुरुवार शाम को बाहा से निकले एक अजगर ने एक बकरी को निगल लिया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करते हुए अजगर को पकड़ा और अपने साथ ले गए। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं है। इस वायरल वीडियो के बारे में कुछ लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि यह वायरल वीडियो सरदहा का है। अजगर ने एक बकरी को शिकार बनाया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति मची रही। वन विभाग की पहुंची टीम ने अजगर को बड़े ही सावधानी पूर्वक रेस्क्यू किया। शुक्रवार का दिन जनपद में बारिश भरा रहा। एक तरफ बादल गरज रहे थे तो दूसरी तरफ शिक्षक। लगातार बरस रहे बादलों के साथ नौकरी बचाने के लिए शिक्षक भी गरज बरस रहे थे। भीगते हुए उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बारिश के बीच सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को बुलंद किया। शिक्षकों के इस धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत पहले डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में सभा हुई। सभा के उपरांत शिक्षकों ने डीएवी इंटर कॉलेज से गांधी तिराहा, त्रिमूर्ति चौराहा होते हुए नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान महिला शिक्षिकाएं भी भारी संख्या में मौजूद रहीं। संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नामित अपना ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वहीं से जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में नेहरू हाल पहुंचकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के नाम भी ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने के आदेश के बाद देश भर में शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। आदेश के अनुसार अगले 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इस फैसले से असंतुष्ट शिक्षकों ने विरोध तेज कर दिया है। इसी क्रम में जनपद में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को जिले में विशाल प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। यह विरोध प्रदर्शन 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवारत रहने एवं पदोन्नति हेतु टीईटी की अनिवार्यता न होने से संबंधित था। वरिष्ठ शिक्षक नेता वेदपाल सिंह, प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर सिंह, राष्ट्रीय काउंसलर मंजुलता राय, माध्यमिक शिक्षक संघ के मंत्री नरेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के एक निर्णय के बाद समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में प्रसारित खबरों से शिक्षकों में भारी भ्रम की स्थिति है। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रभावी तिथि 25 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों में भय और असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और अव्यावहारिक आदेश के खिलाफ स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। जिला मंत्री ने शिक्षकों का ज्ञापन पढ़कर सुनाया और कहा कि यदि सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो संघर्ष दिल्ली तक जारी रहेगा। शिक्षकों को संबोधित करते हुए सठिया ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद लाल श्रीवास्तव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया टीईटी की अनिवार्यता का निर्णय शिक्षकों के हित में नहीं है। पहले से ही निर्धारित योग्यता के आधार पर शिक्षक नियुक्त किए गए थे जो वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं।
अब उनको टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता करना न केवल अनुचित है बल्कि उनके सेवा अधिकारों व सम्मान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि टेट के विरोध में प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। यदि सरकार अभी भी न जागी तो दिल्ली जाकर पूरे देश के शिक्षक धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में संघ ने 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करने, केंद्र सरकार द्वारा इस विषय पर स्पष्ट और शिक्षकों के हित में पक्ष रखने व सेवा में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव को ही उनकी योग्यता माने जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां पर जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन सौंपने उमड़ी भीड़ से शहर की मुख्य सड़कें घंटों जाम रहीं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देश पे जनपद आजमगढ़ में हम आजमगढ़ के शिक्षकों द्वारा यह आज ज्ञापन का कार्यक्रम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के नाम, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम कि महोदय आप हम लोगों की पीड़ा को सुनिए और यह 1 सितंबर का जो टीईटी का काला कानून है उसे वापस लेने के लिए आप अपने स्तर से प्रयास करिए। अभी हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात नहीं करते हैं, अभी हम मांग कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। ये मेरी रोजी और रोटी का सवाल है, ये मेरे पेट का सवाल है और अगर आप 2 साल में मुझे घर दिखाने का रास्ता अपनाओगे तो हे माननीय प्रधानमंत्री, हे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हे यशस्वी प्रधानमंत्री, मेरे पास मेरे बच्चे भी हैं और हम शिक्षक हैं, हमें मालूम है कि हमें एक अनुशासन में रह के कार्य करना है, लेकिन आज हम सड़क पे अपने पेट के लिए उतरे हैं। इसलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि ये काला कानून वापस लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आवश्यक कार्रवाई करें। सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात पर सरकार तो लोकतंत्र में सरकार को सुनना ही पड़ेगा और अगर नहीं सुनेगी तो मैं अभी मैंने कहा है कि गांधी जी ने कहा है कि हम सुनाएंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो सड़क पर उतर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप कायर बन के मत रहिएगा। तो हम शिक्षक हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप समझ रहे हैं। ये एक अपनी अपील है, उस तरह से मैंने भी संगठन के माध्यम से दाखिल करने की बात हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन जब तक वापस नहीं हो जाएगा तब तक मेरी नौकरी पे अंधेरा छाया है। इसलिए हम लोग जो है सड़क पर उतर रहे हैं। मैं अखिलेश तिवारी ब्लॉक सचिव महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ और प्राथमिक शिक्षक संघ से। टीईटी का प्रकरण है और इसमें जैसे जो अध्यापक 20 साल 25 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं और उनको भी टीईटी लागू कर दी गई है। बताइए कहाँ तक सत्संगत है। और अगर अब से टीईटी लागू करेगी सरकार, 2011 से लागू है, 2011 से लागू करें और जो पिछले लोग हैं उनको क्यों लागू कर रही है? जी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, सबके सब लोग पढ़ाएंगे, बच्चों को देखेंगे और काम करेंगे कि टीईटी की तैयारी करेंगे। जी तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोग की मांग है कि टीईटी खत्म किया जाए। 2011 से टीईटी है, 2011 से ही इसको लागू किया जाए। उनसे पहले के शिक्षकों उसके पहले के शिक्षक जैसे जो कोई बीएड है तो कोई बीटीसी है, कोई विशिष्ट बीटीसी करके आया है, तो जो जैसे है उसको ऐसे ही रहने दिया जाए। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के चिश्तीपुर महाकालेश्वर धाम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में भगवान विश्वकर्मा पूजा एवं सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन उस आरक्षण का लाभ महज कुछ जातियों को ही मिल रहा है। इस आरक्षण को वर्गीकृत कराकर जातियों के अनुसार उन्हें लाभ दिलाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि हमें जल्द ही सफलता मिलेगी।
इसी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं लिखाएं, ताकि आने वाले दिनों में जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है वह लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही, डीएम, एसडीएम आदि बने। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग पिछड़ों को जागरूक करें। बीते वर्षों में कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन उस दौरान सबसे ज्यादा शोषण पिछड़ों का ही हुआ। वहीं अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने शौकत अली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शौकत अली को इतिहास का ज्ञान नहीं है, पहले उन्हें जाकर इतिहास पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कोई बयान देना चाहिए। उनके बयान को लेकर उन पर FIR दर्ज की गई है और जल्द ही उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, इसके दृष्टिगत हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पिछड़े वर्ग के हर जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं और हम किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक घनश्याम विश्वकर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। के डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। इन्होंने जो 1953 से 1993 27% आरक्षण लागू हुआ है। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। उस समय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। हाई कोर्ट के भी आदेश को उन्होंने नहीं माना। फिर हम लोगों ने उस सामाजिक न्याय समिति को, जब सरकार में पिछली बार हम लोग थे, तो राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी ने 7, 9, 11 में बांट दिया। बांटने के बाद उसको लागू कराने की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करना चाहते हैं। उन्होंने रोहिणी आयोग का गठन किया, रिपोर्ट भी आ गई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी। उसकी समीक्षा भी हो गई है, वो रिपोर्ट लागू होने की स्थिति में है। तो उसका प्रचार प्रसार पिछड़ों के बीच में जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट लागू होने चाह रही है। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको मेहनत से पढ़ाओ। आने वाले दिनों में अब बंटवारा जब हो जाएगा तो 5 साल के अंदर इसी जिले में थाने पर सिपाही, गाँव में लेखपाल, ग्राम सेवक, BDO, हर क्षेत्रों में ये पिछड़ों के बच्चे, बेटा और बेटी निकल करके आने लगेंगे। हमको अभी से उसके विषय में जागृति पैदा करना है। उसी कड़ी में आज यहाँ भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन कार्यक्रम और सम्मेलन रखा गया था कि इसी मौके पर हम लोग अपनी बात को समाज के बीच में बताकर उनको जागृत किया जाए। सर, अभी आप एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बोल रहे हैं कि अगर आप बीजेपी पार्टी NDA अगर आपको सीट आपके मुताबिक नहीं देगी तो आप उससे चुनाव लड़ेंगे, पार्टी छोड़ देंगे। सर, वीडियो पुरानी है कि नहीं है? पुराने सब वीडियो हैं, काफी वायरल चल रही है प्रेजेंट टाइम में। समाजवादी पार्टी के पास कोई काम है नहीं। समाजवादी पार्टी अब पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। वो नहीं चाहती कि अब पिछड़ों में कोई इस बात को समाज के बीच में जाके बोले। तो चूंकि हम लोगों को जगा रहे हैं कि शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति हम जागृत कर रहे हैं। और 4 बार के समाजवादी पार्टी की सरकार में आप उठा के देखिए कि सबसे बड़ा शोषण हुआ है तो पिछड़ों का हुआ है। तो अब उनको बुरा लग रहा है, तो वो तरह तरह की खुराफात। अब आप बताइए कि अखिलेश यादव जी जन्मदिन पर क्या बोले, क्या शोभा देता है उनको? मंत्री जी, एक वीडियो वायरल हुआ है, कार्यकर्ता की पिटाई हुई है, एक महिला उसको पूरा वीडियो को देखिए वहाँ कम से कम 150 नेता थे। नौजवान थोड़ा जोश में था तो फोटो खिंचाने के चक्कर में वो साइड होकर के, बगल में इंस्पेक्टर महिला थी वो खड़ी थी, एक और व्यक्ति वो भी कांस्टेबल ही था, तो उसी दोनों के बीच से वो निकल करके आना चाहता था। आप अगर उसका पूरा वीडियो देखेंगे तब तो उसी बीच जब महिला है तो टच हो गया, तो इंस्पेक्टर को लगा कि सारे लोग नीचे हैं, वो इधर क्यों आ गया। उसी बात को लेकर के कांस्टेबल जो महिला थी
तो उसको बुरा लगा तो उन्होंने उसको उसके साथ ऐसा किया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने एक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शौकत अली अनपढ़, जाहिल, गंवार, बुजदिल की तरह बयान दिया है। देश में नफरत फैलाने वाला बयान है, बहुजन महापुरुषों का अपमानित करने वाला बयान है। अफगानिस्तान का रहने वाला गजनी, उसका भांजा सैयद शाह मसूद गाजी गजनी का सेनापति था और से गजनी को भेजा भारत में यहाँ लूटपाट करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए। यहाँ तमाम लूटपाट करते हुए जब वो बहराइच में पहुंचा तो बहराइच के नानपारा मैदान में भेंट हो गई राजभर महाराजा सुहेलदेव जी से। वहीं उसको जो है लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, वहां से गाजी भागा, कुटला नदी के किनारे दौड़ा करके वहीं उसको मार डाला। ये है इतिहास, आईने अकबरी में पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ा है तो किसी से पढ़वा ले। वो शौकत अली अगर गजेटियर पढ़ना चाहे तो गजेटियर पढ़ ले, उसमें लिखा है। इतिहास पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अफगानिस्तान का रहने वाले को भारत का नागरिक नहीं बताया जा सकता है। वो तो वो काम कर रहा है कि जो विदेशी लोग हैं, ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये विदेशों से आए हुए मुसलमान जो हैं वो कैटेगरी का वो शौकत अली है। इस नाते वो ये भाषा बोल रहा है। उसकी भाषा में उसके खिलाफ FIR मुख्यमंत्री से मिला, FIR भी हो गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। क्या लग रहा है गिरफ्तारी भी होगी? निश्चित होगी गिरफ्तारी। बीते दिनों AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर ने इस मुद्दे को लेकर CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उन्होंने शौकत अली पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर ने बताया कि बृहस्पतिवार को मैंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और शौकत अली द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ पूरे प्रदेश में हर थाने पर उनके ऊपर FIR दर्ज करने की मांग की है। मैंने मुख्यमंत्री से यह भी मांग की है कि शौकत अली के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यही नहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि शौकत अली के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शौकत अली के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। अध्यक्ष जी, एक शौकत अली द्वारा बयान दिया गया है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लुटेरा शब्द कहा गया है उनके द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे कल मैं गया था उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को मैं मिला हूं और मिल करके मैंने पूरी घटना के बारे में अवगत कराया कि एक टीवी डिबेट में शौकत अली जो AIMIM का प्रदेश अध्यक्ष है, उसने हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के ऊपर जो अनर्गल बयान दिया है, उसके खिलाफ मैं पूज्य महाराज जी को वहां पे जो है अपने लेटर पैड पे लिख करके उस घटना के बारे में अवगत कराया हूं। महाराज जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैंने उनसे कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी थानों पे उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, और महाराज जी ने मुझे आश्वस्त भी किया कि निश्चित तौर पे मैं इसके लिए जो है कड़क कार्रवाई करूंगा, जितने से ज्यादा हो सके उतनी कड़क कार्रवाई करूंगा। जेल भी जाएगा? निश्चित तौर पे उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो है खुद ही उसको जो है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगा और उसको जेल भिजवाने का काम करूंगा। शुक्रवार को बटला हाउस एनकाउंटर की 17वीं बरसी के मौके पर इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस सरकार की लाज बचाने के लिए मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाने हुए साजिश रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में
फर्जी मुठभेड़ की गई और इस दौरान 2 बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ व साजिद के साथ एक जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया था और अनेक मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। इस फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरदार विरोध दर्शाया था और यह मांग की थी कि इस कांड की न्यायिक जांच कराई जाए, जिसे न सिर्फ मुसलमानों अपितु मुल्क के हर न्याय प्रिय नागरिक का सहमति मिली और हर दिशा से न्यायिक जांच के लिए आवाजें उठने लगी, लेकिन यूपीए की तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जाँच न कराकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद नसीम ने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने कानूनी कर्तव्यों का भी पालन नहीं किया, जबकि सीआरपीसी की धारा 176 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुलिस टकराव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घटना की मजिस्ट्रेट जांच करवाना अनिवार्य है। बटला हाउस एनकाउंटर में एक बहादुर पुलिस अफसर एवं 2 प्रतिभावान छात्रों की मौत हुई, परंतु न तो कांग्रेस न भाजपा की केंद्र सरकार और न ही चुनाव से पहले एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद इस कांड की जांच करवाना मुनासिब समझा। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि इस एनकाउंटर की जांच नहीं कराई जा रही है। अगर एनकाउंटर सही था तो जांच में भी तो वही सच निकल कर आएगा। सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि ये एनकाउंटर सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों की अस्मिता पर सवाल है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, पर क्या सबका साथ सबका विकास सबको न्याय के बिना संभव है? बटला हाउस फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती है। जिलाध्यक्ष हाजी मतीउल्लाह ने कहा कि आजादी के बाद से ही लगातार मुसलमानों का शोषण हुआ है। पहले सांप्रदायिक दंगों के जरिए हमें हानि पहुंचाई गई, फिर आतंकवाद के झूठे आरोप में हमारे नौजवानों को फंसाया गया, अब मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है और हमारे मसीहा बने तथाकथित सेकुलर दल हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पे उनकी आवाज तक नहीं निकलती। 2008 में बटला हाउस इनकाउंटर हुआ दिल्ली के अंदर, जिसमें आतिफ और साजिद प्लस एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जिनका इनकाउंटर हुआ, और आजमगढ़ पे जो कलंक लगा कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से जो है न्यायिक जांच की मांग कर रही है, लेकिन उस वक्त की सरकार भी नहीं सुनी और जो आज तत्कालीन सरकार है ये भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल यह संघर्ष जारी रखेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो न्यायिक जाँच करा दें, उनके साथ सब लोग रहेंगे। और ये अब ये मुद्दा जो है सिर्फ आजमगढ़ का नहीं बन के रह गया है, ये पूरे प्रदेश पूरे देश के मुसलमानों के अस्मिता का सवाल बन करके रह गया है। बटला हाउस इनकाउंटर सिर्फ आजमगढ़ का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन करके रह गया है। तो इतने दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आखिर अब तक क्यों जांच नहीं हो पा रही, सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही? जैसा कि कहीं न कहीं सरकार इसमें फंस रही है। अब अगर सरकार फंसेगी तो अपने को बचाने के लिए वो जांच नहीं कराने के लिए तैयार है, और इसमें तो आप लोगों को भी लगा, क्या आप लोग भी बताइए, एक सवाल है, बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी नहीं है? अगर बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है, हम तो मान रहे हैं कि फर्जी है, अगर आप लोग मान रहे हो कि फर्जी है तो आप लोगों को भी हर लोगों से सवाल करना चाहिए कि बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से मांग कर रही है, और सिर्फ बटला हाउस इनकाउंटर मुसलमानों का मामला नहीं, पूरे आजमगढ़ को कलंकित किया गया। हम आप सभी लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उस वक्त आजमगढ़ के नौजवानों को कहीं नौकरियां नहीं मिल रही थी, कहीं जो है रहने के लिए आवास नहीं मिल रहा था, आजमगढ़ के नाम पे निकाला जा रहा था। तो ये तो लड़ाई सिर्फ आजमगढ़ के हर लोगों की है, सिर्फ मुसलमान की नहीं, सिर्फ उलमा काउंसिल की नहीं, आजमगढ़ के हर लोगों की, हर समुदाय के, हर समाज के, हर बिरादरी के, हर मजहब के मानने वालों की है। तो सभी लोगों को मिल करके इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि ये जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप कह रहे हैं कि आजमगढ़ को उन्होंने कहा कि हमने आजमगढ़ को आतंकवाद का नाम जो ठप्पा लगा था उसको हमने छुड़ाने का काम किया। कहाँ से छुड़ाए हैं? जब जांच करवा देते तो हम मानते कि आजमगढ़ से कलंक साफ कर दिए।
अगर उन्होंने ये कहा है कि आजमगढ़ के ऊपर जो आतंकवाद का कलंक लगा था उसको हमने साफ कर दिया, तो हम तो आजमगढ़ को साफ करने के लिए ही ये मांग कर रहे हैं ना। आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी कहा गया, इसके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया गया बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर के, तो बटला हाउस इनकाउंटर की जोगी जी जांच करवा दिए होते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आजमगढ़ के ऊपर लगा कलंक साफ हो जाता। ये तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ बोलने की बात है, कह दी हमने आजमगढ़ को आतंकवाद से साफ कर दिया। देखिए, उस समय की तत्कालीन सरकार पहली बार पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने स्पेशल ट्रेन ले जाकर के जंतर मंतर पे मुजाहरा करके और सोनिया गांधी मैडम से कहा, मनमोहन सिंह जी से, कि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आतिफ साजिद के साथ साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी उसमें शहीद हुए। लेकिन उस समय के गृह मंत्री का ये कहना कि अगर हम जांच करा देंगे तो हमारे पुलिस जो है इसमें फंस जाएगी, इसका मतलब कि ये सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस ने ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या कराई है। और इनकाउंटर में सर पे 3 गोलियां नहीं लगती हैं। इनकाउंटर अगर होता और दोनों तरफ से अगर गोली चलती तो सीने में लगता, चेहरे पे लगता, यहाँ सेंटर पे नहीं लगता, पहला सवाल। और कांग्रेस ये ट्रेड बना दिया था मुसलमानों के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि छोटा पैजामा, लंबा कुर्ता, दाढ़ी, टोपी, ये आतंकवाद का ट्रेड था। लेकिन उसको राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पहले दिन से संघर्ष करके, हमने राहुल गांधी को बटला हाउस के मुद्दे पे 3.5 घंटा शिवली कॉलेज में बंद करके रखा, कानपुर में रोका, रामपुर में रोका, जेल गया, लेकिन हम उससे समझौता नहीं किया। और हमने कहा, जब शीला दीक्षित यहाँ आई थी, आप लोगों को याद होगा, खाट सभा करने के लिए राहुल गांधी जी आए, हमने रोक करके उनकी खटिया खड़ी कर दिया और कहा कि यूपी में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है, अगर इस पर भी ना माने तो पूरे देश की तैयारी है। आज कांग्रेस को हमने पूरे देश से खत्म कर दिया बटला हाउस की न्यायिक जांच न कराने की वजह से। और इस सरकार से भी हमारा डिमांड है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करना चाहते हैं, हम युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, हर साल वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। जो रोजगार के लिए छात्र दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, उन्हीं के इनकाउंटर की हम न्यायिक जांच के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये डिमांड कर रहे हैं। और खास करके पूर्वांचल पे, आजमगढ़ पे एक जो कलंक है, उस समय याद होगा कि हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ आजमगढ़ के निवासी होने के नाते पूरे देश और दुनिया में जहां भी जिस भी कंपनी में सेवा दे रहे थे, वहां आजमगढ़ के निवासी होने के नाते उनको होटलों में होटल नहीं मिल रहे थे, छात्रावास से उनको भगाया जा रहा था। तो ये जो हमारा कलंक है, हम इससे धुलना चाहते हैं। और इस सरकार से हम डिमांड कर, इस सरकार में भी हमने गृह मंत्री जी को भी घेरा, ज्ञापन दिया, इस सरकार में भी तमाम हम संघर्षरत हैं। और इस बार अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ तो हम इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सड़क से संसद तक, आजमगढ़ से दिल्ली तक संघर्ष के लिए तैयार है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।